हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया हो गया और नई क्लास के नई उमंग के साथ तैयारियां चल रही होंगी। तो बेटा आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत ध्रुव पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो वैद्युत ध्रुव पर होने वाला है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशन होते हैं हमारे पास। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव की, अगर कोई वैद्युत ध्रुव है तो उसके अक्ष पर और निरक्ष पे कितनी क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है और वैद्युत द्विध्रुव स्वयं में क्या है। तो आज इसकी क्लास होगा, यही हमारा टॉपिक है। तो बेटा जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं और कम्युनिटी को जोड़ें। और स्टेट बोर्ड के लिए हम लोग एक मिसाल कायम करें कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आज का टॉपिक है पहले वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि समान परिमाण के विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसी युक्ति को, ऐसे निकाय को, ऐसे जुगाड़ को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। माने एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों। ये धन है और ये ऋण है, ठीक है। अब ये दो समान प्रकृति के आवेश हैं, समान परिमाण के आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच की, ये केंद्रों से केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो बहुत ही छोटी हो, 2l। तो ये जो जुगाड़ है, इस जुगाड़ को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये जुगाड़ सामान्यतः हमें नहीं मिलता, ये अणुओं के बीच होता है, ध्रुवीय अणुओं के बीच। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि कुछ अणु ध्रुवीय होते हैं, माने जब वो साझा करते हैं तो साझे का इलेक्ट्रॉन मध्य में ना होकर एक परमाणु की ओर खिसक जाता है, जिससे एक परमाणु पर तो हल्का सा धनावेश आ जाता है तथा दूसरे परमाणु पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। तो इस तरीके से जैसे H2O का जो बंध है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो ध्रुवीय बंध है, तो वहां पर भी ये वैद्युत द्विध्रुव वाली स्थिति उत्पन्न होती है। यह Cl है, वो भी ध्रुवीय अणु है और उसमें भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण व विपरीत प्रकृति की भिन्न आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं, तब यह युक्ति, यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और ये एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है। और इसके साथ हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है। इसे P से लिखते हैं। P होता है परिमाण किसी एक आवेश का गुणे उनके बीच की दूरी 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। अब P का मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक कूलाम होता है और L का मात्रक मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर, या इसको लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। तो P की विमा क्या हो जाएगी? P की विमा हो जाएगी A
TL। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। विपरीत प्रकृति किंतु समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो जो निकाय बनता है उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विपरीत प्रकृति माने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के दो परमाणु जिन पर समान परिमाण का आवेश हो, माने एक पे जितना धन है दूसरे पे उतना माइनस हो, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे जाएं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका वैद्युत द्विध्रुव जो मान है, वैद्युत द्विध्रुव जिसे कहते हैं, वह राशि माइनस से प्लस की ओर उसकी डायरेक्शन होती है। पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ये माइनस है। पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक विपरीत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक विपरीत होती है। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P Q इंटू 2L, माने एक आवेश का परिमाण और गुणे बीच की अल्प दूरी। ठीक है, द्विध्रुव का आघूर्ण माने द्विध्रुव जिस बल से रोटेट होना चाहता है उस रोटेशन बल का मान अगर हम निकालते हैं तो कूलम इंटू मीटर में आता है। ठीक है, P का मात्रक कूलम इंटू मीटर बनता है, और जिसे हम लिख सकते हैं कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। इस तरीके से P की विभव बन जाती है एम्पियर का A, सेकेंड का T और मीटर का L। तो इस तरीके से एक राशि हमें प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और इसका आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो आगे देखिए, अब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर फिगर में एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। देखिए यहां पे ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदु आवेश हैं जो परिमाण में समान है, प्रकृति में विपरीत हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 2L रखे हुए हैं। ये बिंदु O इनका मध्य बिंदु है। इस ओर की डिस्टेंस L है और इस ओर की डिस्टेंस L है। तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली, आवेशों को केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये अगर सीधी खींची जाए तो ये इनका अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इस अक्ष पर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है भैया, परिणामी तीव्रता हम जानते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, सीधे लगा सकते हैं। लेकिन भैया यहाँ दो आवेश हैं, दोनों का प्रभाव है भाई, इसका कुछ कम होगा उसका कुछ ज्यादा होगा। अगर वहां पर बिंदु P पर कोई हम धन आवेश रख दें तो उस धन आवेश को Q अपने से दूर भगाएगा, जबकि माइनस Q उसे अपनी ओर खींचेगा। तो समस्या यही है कि यहां पर दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। अगर वहां ऋण आवेश रखा जाए तो माइनस Q उसे दूर भगाएगा और प्लस Q उसे खींचेगा। तो हम कल्पना करते हैं कि P पर एक धनावेश रखा हुआ है, तो हम बारी बारी से देखेंगे इसके कारण कितना क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण कितना क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब दूरियां समझ लेते हैं। बिंदु O से अर्थात मध्य बिंदु से P की दूरी R है, तो जो B बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है इसकी दूरी तो इतने ही है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये मध्य बिंदु तक R है। अगर R में से L घटा दें तो इससे इसकी दूरी आ जाएगी P। और ये वाला बिंदु जो है, इस मध्य बिंदु जहां से R दूरी है P की, उससे इधर लिया गया है और ये बिंदु L ज्यादा है, तो यहां R प्लस L कर देते हैं। अब चलिए, हमारे पास दूरी भी है, आवेश भी है, तो E1 E2 निकालते हैं। तो इसमें थोड़ी सी भूमिका लिखते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव मतलब जो आपने किया है वो बताना है। एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस Q व प्लस Q आवेशों से बना है, जिसके बीच की दूरी L है। बस आपने जो किया है वही बताते जाना है। ठीक है, एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, अक्ष AB के अनुदिश मध्य बिंदु से
O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 इक्वल, अब देखो यहां पे E1 क्या होगा 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी AP दिशा में। ठीक है, इसके प्लस क्यू के कारण, ये जो प्लस क्यू है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 1/4πε0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है PA दिशा में। ये BP कर लो, इसको BP कर लो, ज्यादा ठीक है, और इसको लिखो PA दिशा में, माने P से A की ओर है। ठीक है, यहां भैया हो गया माइनस क्यू, वहां है प्लस क्यू, और उसके कारण P पर दो अलग अलग क्षेत्र निकाल लिए। ठीक है, अब परिणामी, अब यहां पे ध्यान दो कि जो आपका E1 है वो बिंदु Q नजदीक है, इस वजह से उसका मान ज्यादा होगा, और E2 जो होगा वो छोटा होगा। तो इस आधार पर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अब यहां पर कोई इतने क्षेत्र से इसे ढकेल रहा है, प्रतिकूलम आवेश को इतने क्षेत्र से इतने बल से ढकेल रहा है, जो यहां पे लिखा हुआ है, माने ज्यादा बल से ढकेल रहा है, कम बल से खींचा जा रहा है। तो बस तो किधर जाएगी ए बी दिशा में जाएगी, उसी ओर धनावेश चलना शुरू करेगा। अगर P पर रखा है तो P से बाहर की ओर जाएगा। तो यहां पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, E बराबर E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E इक्वल, देखो अब क्या करेंगे, Q अपान 4πε0 के कॉमन ले लेंगे, Q अपान 4πε0 के कॉमन ले लेते हैं, और यहां ब्रैकेट में बचता है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आगे हमारा हो जाएगा E बराबर, अब देखो Q अपान 4πε0 की, ये तो कॉमन वैल्यू हो गई, और इसका आप लासा लेके जोड़ेंगे, तो जब लासा लेंगे तो यहां पर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसका लासा हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा E इक्वल Q अपान 4πε0 के, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट में अगर करते हो तो ये प्लस में चलेगा माइनस 2RL, और देखो ये ब्रैकेट के अंदर ही अंदर R माइनस L R प्लस L है, और दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये बाहर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये अंदर अंदर वर्गांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो होगा E इक्वल 1/4πε0 की, और यहां पे होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखते हैं,
तो E1 इक्वल हो जाएगा, देखो यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2RL है प्लस 2RL, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां तक हम आ जाते हैं, ये Q अपॉन, ठीक है। अब यहां पे हम कहेंगे कि L जो है, L R की इज लेस देन R, अतः L स्क्वायर और छोटा होगा, अतः छोड़ने पर माने अगर R जो है वो मीटर में है तो L एंगस्ट्रॉम में है, तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी दूरी है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा। जैसे 0.1 है, उसका स्क्वायर करो तो 0.01 हो जाएगा, वो 100 गुना छोटा हो गया। उसका स्क्वायर करो तो 0.001 होगा, 0001 होगा। तो मतलब अगर आप 10 लाख रुपए में 5 पैसे ना भी जोड़े या घटाएं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। तो यहां पर वही कह रहा है कि ये जो यल स्क्वायर है, अगर इसे आर में ये तो पहले ही बहुत छोटा है, और अगर आर में आप घटाओगे तो आर स्क्वायर के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको छोड़ दो। तो ये हो जाएगा E1 इक्वल 1/4πε0 2 इंटू 2QL इंटू R। ये देखो Q ले लिया, ये L ले लिया और इसमें से 2 ले लिया, 2QL एक साथ कर दिया और यहाँ पे इंटू R कर दिया अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यल स्क्वायर हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब यल स्क्वायर छोड़ने के बाद आप देखिए क्या होता है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि P इक्वल 2QL, अभी हमने पढ़ा था। तो E1 इक्वल हो जाएगा, ओ सॉरी E1 नहीं, E है बेटा, ये तो परिणामी तीव्रता है, E1 तो फालतू में लिख रहे हैं, ठीक है। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के 2P अपॉन PR अपॉन R की पावर 4। तो R से इसकी एक घात कैंसिल हो गई, तो E बराबर हमें मिला परिणामी तीव्रता 1/4πε0 के 2P अपॉन R3। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के 2P अपॉन R3 होती है, या कह सकते हैं E बराबर ये के E कांस्टेंट के रूप में लिख दें या 9 × 10⁻⁹ लिख दें, तो ये 2P अपॉन R3। माने किसी वैद्युत द्विध्रुव के निकट अगर आपको दूरी पता है तो E बराबर 9 × 10⁹ इंटू 2P अपॉन R3। माने द्विध्रुव का आघूर्ण और बीच की दूरी अगर आपको पता है तो आप वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं कितना होगा, और मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम। आप पहले पढ़ चुके हो, मात्रक वही है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से डेरिवेट करते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, आप इसको देखिएगा। और अब हम बताते हैं आपको निरक्षीय स्थिति। तो आओ इसके दूसरे पार्ट, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, मान लो ये आपका द्विध्रुव है, ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच की दूरी जो है वो आपकी 2L होगी। मतलब इसके मध्य बिंदु से ये डिस्टेंस O से इधर भी L होगी और इधर भी L होगी। इस तरीके से ये डिस्टेंस आपके यहां पे L है और यहां भी L है, ठीक है। अब इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर एक लंबवर्धक डाला जाए, बिंदु O पर एक इस तरीके से हम लंबवर्धक डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको दोनों सिरों से
अब यहां पर क्या है आपका माइनस क्यू रखा हुआ है, यहां पे क्या है प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब इस स्थिति में अगर यहां पर बिंदु P मौजूद है, इस बिंदु P पर वैद्युत की तीव्रता निकालनी है तो इसकी ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, और हम कितनी दूरी पर, ये डिस्टेंस r है और यहां से इसको मिला है। ये हमारा बिंदु P है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की वो सदैव बाहर की ओर होती है। ठीक है, मानी प्लस क्यू से दूर की ओर, इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू से, कलर चेंज कर देते हैं हम, ये जो है ये माइनस प्लस क्यू इस डायरेक्शन में होगा, और माइनस क्यू के कारण जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। आपको समझ में आ रहा है, माइनस क्यू अपनी ओर खींचेगा, प्लस क्यू दूर भगाएगा। अब इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और इस पर है E2। अब मान लो ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये r है और ये l है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसका भी उतना ही होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब बिंदु P पर हम इसका घटक वियोजन करेंगे। घटक वियोजन कैसे करेंगे, देखिए ये आपकी रेखा है, इस रेखा के इस बिंदु पर ये वाली E1 है यहां पर, और इस डायरेक्शन में E2 है। ठीक है, अब देखिए इसका एक घटक, चूंकि ये इस क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये एंगल कितना होगा इसके साथ, थीटा होगा, जितना यहां पे है उतना यहां पे है। ठीक है, तो इसका एक घटक इधर होगा E1 साइन थीटा, और एक इसका क्षैतिज घटक इधर होगा E1 cos थीटा। ठीक है, और इसका ये जो लग रहा है E2 जो क्षेत्र है उसका एक घटक इधर होगा E2 साइन थीटा, और एक घटक इधर होगा E2 cos थीटा। ठीक है, अब हम समझाते हैं, अगर कोई बल तिरछा लगता है, जैसे एक नाव को, एक नदी के बीच में एक नाव को दोनों तरफ से रस्सी से ऐसे खींचा जा रहा है और दोनों ताकतें समान हैं, तो इस अवस्था में आप भी बता सकते हैं कि नाव इसी डायरेक्शन में चलेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। कारण क्या है, तिरछा खींचने पर आपका बल दो घटकों में वियोजित हो रहा है, इधर और इधर, समान एंगल से खींच रहे हैं आप, और इसके कारण इधर और इधर वियोजित हो रहा है। अब ये दोनों घटक परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में हैं, इस कारण एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, और इसकी इधर वाली ताकत और इसकी इधर वाली ताकत जुड़ जा रही है, जिससे नाव इस डायरेक्शन में जा रही है। सेम वही कंडीशन यहां हो रहा है, यहां पर रखे किसी धनावेश को ये दूर भगाना चाहता है इस डायरेक्शन में, ये पास खींचना चाहता है इस डायरेक्शन में, दोनों के परिमाण समान है, इसलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर बराबर लग रहा है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो इसके भी अगर घटक करें तो इस दिशा में दोनों की ताकत सेम लग रही है, एक कूलाम पर जितना भी बल लगने वाला है वो इस दिशा में तो बराबर लग रहा है, लेकिन एक कूलाम पर इधर भी उतना ही लग रहा है, इधर भी उतना ही लग रहा है, तो ना तो आवेश ऊपर जाएगा ना इस डायरेक्शन में आएगा, बल्कि इधर को चलेगा, जिधर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब इसके लिए गणना करते हैं, तो गणना करते समय हम वही लिखेंगे कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से बना एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना है, जिनके मध्य दूरी टूएल है, वह के परावैद्युतांक की के माध्यम में स्थित है, उसके
मध्य बिंदु पर लंबवर्धक। अब इसे ओपी लिख लें, ओपी पर, ओपी निरक्ष पर एक बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी क्या करेंगे, E1 E2 निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे प्लस क्यू के कारण E1 इक्वल 1/4πε0 के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस समान है, दोनों तरफ उतना ही है, और E2 बराबर हो जाएगा माइनस क्यू के कारण। इसकी डायरेक्शन तो लिखा नहीं हमने, इसकी डायरेक्शन यहां लिख दीजिए बगल में ए बी, तो यहां हो जाएगा बीपी दिशा में। दूसरा होगा माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, अब क्या होगा, E2 बराबर सेम वही फॉर्मूला मिलेगा आपको यहां 1/4πε0 की, बस वो प्रतिकर्षण करेगा, ये आकर्षण करेगा, कि क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी पीए दिशा में। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आप बताएंगे कि E1 व E2 का घटक वियोजन करने पर, आपको बताना पड़ेगा वियोजन करने पर ऊर्ध्व घटक जो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, E1 साइन थीटा वहां E2 साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत हैं। अतः वे स्वतः निरस्त हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब दूसरा लिखना है कि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा क्षैतिज घटक हैं जो परस्पर जुड़ जाएंगे। तो भैया ये भूमिका और थ्योरी आपकी पूरी हो गई। भूमिका और थ्योरी में कुछ करना नहीं होता है, बस आपने जो जो किया है वो उनको बताना है, बस इतना ही लिखना होता है। ना बुक से रटना है, ना नोट से रटना है, ना मेरा रटना है, ना अपना रटना है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको कॉपी पर बनाइए, लिखने का प्रयास कीजिए। लाइनें इधर उधर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सारी चीजें आप बताएंगे और उस पर बहुत 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 अच्छे नंबर मिलते हैं। तो अब देखते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो भैया मान रखिए E1 बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E1 आपका कितना लाए हो 1/4πε0 की क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, खंडी तो हट जाएगी, वर्ग है cos थीटा प्लस 1/4πε0 की क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा।
तो भैया दोनों सेम है, दोनों को जोड़ लो तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो गई 1/4πε0 की Q/r² और 2 cos थीटा। ये पहुंच गए आप यहां तक r² + l²। ठीक है, एक बार फिर वही झुंझुना पकड़ाएंगे कि भैया L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, L इज लेस देन R, अतः L² और छोटा होगा, अतः जोड़ने पर क्योंकि फिजिक्स में अगर ये सारी वैल्यूएं जोड़ दें तो मान पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सॉल्व करने के प्रोसेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला ये पार्ट हटा लेते हैं हम यहां से, क्योंकि अब जगह हमें खाली करनी है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन कठिन नहीं है। और जो कि यहां पे cos थीटा हम अपनी तरफ से लेके आए हैं, तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे त्रिभुज OBP में। cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण माने L बटे √r² + l²। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 की Q/r² + l² और इंटू L/r² + l² होल घात 1/2। ठीक है, तो भैया अब यहां पे क्या करो, l² छोड़ दो, तो E बराबर हो गया 1/ और ये 2 cos थीटा था ना, तो यहां पे 2l लिखो इंटू 2l। ठीक है, 1/4πε0 की 2ql अपान l² छोड़ दो, तो ये हो गया r², और यहां बचेगा देखो r² का घात 1/2, तो ये निकल के आएगा r, ये हो गया। अब चूंकि 2ql बराबर p, तो E बराबर हो गया 1/4πε0 की P/r3, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, +q से -q की ओर, माने जो चलेगा AB के समांतर। ये दिशा लिखना जरूरी है, मात्रक वही होगा न्यूटन प्रतिकूलम। अब यहां पर देखो +q से -q की ओर और इसके समांतर, क्योंकि दोनों दिशाओं में बराबर बल लग रहा है, तो ये नाव की तरह, अगर यहां धनावेश रखें तो एक नाव की तरह एकदम बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चलता हुआ इधर को जाएगा। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो आप इस डेरिवेशन को देखिए और इससे लाभ उठाइए। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगला टॉपिक है हमारा एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो देखो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, यहाँ पर AB, इसको लिखने नामकरण कर दें इसका, तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB नीली लाइनों द्वारा दर्शाए गए वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो आप जानते हैं कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल है, तो इसमें 2 बल काम करेंगे। अब क्षेत्र की दिशा ये है, मतलब इधर कहीं धनावेश मौजूद है इस क्षेत्र में, तो ऋण आवेश को ये उतनी ही ताकत से अपनी ओर खींचेगा जितना कि धन आवेश को दूर भगाएगा। अर्थात इसमें 2 बल काम करेंगे, ऐसे हैं। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, तो ये क्षेत्र अगर इधर से इधर को है, तो ये क्षेत्र इसे ऐसे सीधा करने का प्रयत्न करेगा और अपने क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। अब जब ये घूम जाएगा तो माइनस से प्लस की ओर वैद्युत क्षेत्र P भी इसी डायरेक्शन में होगा और E भी इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब E जो है P को अपने अनुदिश घुमाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इस प्रयत्न के लिए जो बल यूज करता है उसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। प्रत्यानयन यानी कि विरोध करने वाला बलों का युग्म अर्थात जोड़ा।
ठीक है, तो यहां भी वही लिखना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से बना है, जिसके बीच की दूरी (2l) है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। क्षेत्र इस पर प्रत्यानयन बलयुक्त F बराबर QE आरोपित करता है। और क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, संरेखित करने का, घुमाने का नहीं, संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो, तब बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो यहां पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल F है और दूरी जो है वो 2l sin थीटा है। ठीक है, अब आपने मान रख दिया तो F का मान रखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा EQ इंटू 2l, इसको ब्रैकेट में कर लो, sin थीटा। अब Q इंटू 2l P के बराबर होता है, तो यहां पे रख दो टाउ इक्वल, ये P हो गया तो PE sin थीटा, ये आ गया आपका बलयुग्म का आघूर्ण। अब जानते हैं कि बलयुग्म का आघूर्ण है क्या भला, यहां पर भाई नाम तो जान लिए, डेरिवेशन भी कर लिए, तो यहां पे देखो कंडीशंस लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन थीटा इक्वल 0, अगर संरेखित हो उस दशा में क्या होगा, टाउ बराबर PE sin थीटा। अब यहां पे थीटा का मान 0 रख दो, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर 0। अगर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल ऐसे है, तो कुछ नहीं लगने वाला, कोई बल नहीं लग रहा है। सेकेंड कंडीशन थीटा बराबर 90 कर दें, तो थीटा बराबर 90 कर देंगे तो टाउ मैक्स आएगा आपका, तो साइन थीटा साइन 90 इक्वल 1 हो जाएगा, तो टाउ बराबर PE आ गया, PE sin 90। अब यानी कि टाउ मैक्स बराबर अधिकतम बल जो है वो लग रहा है PE। ठीक है, अब अगर E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम कर दे, तब टाउ मैक्स बराबर P। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि P कुछ नहीं है, जो द्विध्रुव का आघूर्ण है वो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण ही है जो वैद्युत क्षेत्र में लग रहा है। मतलब 1 न्यूटन प्रति कूलम के क्षेत्र में आप ऐसे, रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है, तो आप किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर आवेश को बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर करते हैं तो इसके दोनों सिरों पर घुमाने के लिए एक बलयुग्म लगेगा जो इसको आघूर्ण कराएगा, इस तरीके से घुमा देगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन प्रति कूलम के क्षेत्र में
किसी वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण उस द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है जो, या यूं कहो, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी P, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P, ठीक है, उस बल आघूर्ण के बराबर है, उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, किसी वैद्युत क्षेत्र में वह बल युग्म का आघूर्ण टाउ है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखने पर उस पर लगता है। माने 1 न्यूटन प्रति कूलम के क्षेत्र में अगर लंबवत रखें तो जितना इस पर बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वही इसका द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। लास्ट कंडीशन है, अगर थीटा इक्वल 180 रख दे तो साइन 90 प्लस 90 यानी कॉस 90 हो जाता है, ठीक है, साइन 90 प्लस 90 बराबर कॉस 90 हो जाता है। तो साइन कॉस 90 का मान 0 होता है, माने टाउ यहां पे फिर साइन 180 का मान 0 हो जाएगा, तो टाउ बराबर 0, उस दशा में फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में सबसे अधिकतम कब लगता है, 90 पर लगता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। पहला चैप्टर जो है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये समाप्त हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल है जो हम कुमार मित्तल की किताब से टोटल न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्वेश्चंस के लिए कुमार मित्तल को देखें, वहां से हम क्वेश्चंस लेंगे और पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आपको 2 या 3 वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए।